जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज नए चैप्टर की शुरुआत होगी। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने सीखा कि पॉलिनोमियल को किस प्रकार से पहचाना जाता है, उसका क्या पहचान है और उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे वो द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो किस प्रकार से उसका गुणनखंड किया जाता है और किस प्रकार से बहुपदों का भाग हल किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। आज नए चैप्टर की शुरुआत किया जाएगा और नए चैप्टर आप सभी के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग देखिएगा इस नए चैप्टर को और आप लोग इस नए चैप्टर में बहुत ही बेहतर चीज़ों को सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाएं और जब भी आप लोग क्लास कर रहे हों तो आप लोगों के पास कॉपी और पेन ज़रूर हो। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, क्लास में पहली बार हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा आपको जो भी नया लेक्चर हो वो प्राप्त हो सके। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, आज का जो नया चैप्टर है वह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये है प्रश्नावली 3A। प्रश्नावली 3A में हम लोग सीखेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अर्थात दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे कुछ शब्द आए हुए हैं। उन शब्दों के अर्थ को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो अभ्यास के प्रश्न को हल करना आपके लिए बड़ा सरल होगा। तो सबसे पहले हम आपको उन शब्दों के अर्थ से वाकिफ कराते हैं। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है दो चरों, तो दो चरों, तो आप लोग जब बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था चर। तो चर शब्द जो आया हुआ था, इस चर के विषय में हमने आपको बताया था कि चर जो होता है इसका कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं होता है और चर को अक्षर कहा जाता है। चर को अक्षर कहा जाता है और अक्षर होता है A to Z। A से Z तक जो लिखा जाए इसी को अक्षर कहा जाता है और इसी को गणित की भाषा में चर कहा जाता है। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहा जाता है और वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, अर्थात जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसे हम चर कहते हैं। चर के पास कोई अपना खुद का वैल्यू नहीं है, ये हमेशा समीकरण के ऊपर निर्धारित होता है। समीकरण के अनुसार इसकी वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। कभी x बराबर 2 मिलता है, कभी 5 मिलता है, कभी 10 मिलता है, कभी 0 मिलता है, कभी माइनस में संख्याएँ मिलती हैं और ये सारा कंडीशन समीकरण के ऊपर निर्धारित होता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने सीखा बहुपद को सीखा है, बहुपद। और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण। तो सबसे पहले आप जान लें कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा, जो बहुपद होता है, बहुपद में केवल एक पक्ष होता है। जैसे 2x + 3 ये बहुपद है, 5x + 4 ये बहुपद है, x² + 6x + 2 यह एक बहुपद है। लेकिन जब समीकरण की बात की जाए और समीकरण की चर्चा होगी तो समीकरण में दो पक्ष होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। तो समीकरण में देखिएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और बीच में बराबर का चिन्ह और इधर राइट हैंड साइड, ये होगा आपका समीकरण। तो समीकरण में दो पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो समीकरण में इस बात को भी विशेष ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग, जैसे इधर है लेफ्ट हैंड साइड और इधर है राइट हैंड साइड, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ भी अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए। जैसे लेफ्ट मतलब होता है बायां और एच से हैंड और साइड से तरफ यानी कि दिशा, यानी कि बाएं हाथ की तरफ। राइट माने दाहिना हैंड मतलब हाथ, यस मतलब साइड मतलब दिशा या तरफ। तो राइट हैंड साइड का मतलब हुआ कि दाहिने हाथ की तरफ। और इसमें एक विशेष बात आप लोग यह भी ध्यान देंगे कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड में यदि प्लस है और इधर से किसी अक्षर या संख्या को हम लोग पक्षांतर करके, यानी इस पक्ष से उस पक्ष में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में किसी भी अक्षर या संख्या को ले जाएंगे तो वहाँ पे उसके जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। अगर इधर कोई संख्या पॉजिटिव है या अक्षर पॉजिटिव है तो इसे जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर इस तरफ कोई संख्या निगेटिव है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो
पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इस तरफ कोई संख्या गुणांक है या गुणांक के रूप में है तो इस तरफ जाने के बाद वह संख्या भाग या बटे के रूप में हो जाएगी, और अगर इस तरफ कोई संख्या भाग या बटे है तो इस तरफ जाने के बाद वह गुणे के रूप में हो जाएगी। और यही प्रक्रिया इधर से भी होगी। जब भी कोई अक्षर या संख्या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पर भी उसके चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे अगर इधर माइनस है इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इस तरफ आया तो माइनस हो गया, इधर भाग या बटे है तो देखो इस तरफ गुणा हो गया, और अगर इस तरफ गुणा है तो इस तरफ आने के बाद भाग या बटे हो गया। तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इसको अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी लेफ़्ट से राइट में कोई भी अक्षर या संख्या जाएगा तो उसका जो चिन्ह होगा वह बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमने बताया आपको कि जो समीकरण होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड होता है। तो समीकरण लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है 5x प्लस वाई बराबर 6। देखिए यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो। आपने बहुपद वाले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा था कि रैखिक बहुपद में आपने सीखा कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से रैखिक समीकरण भी होता है कि ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे x का घात कुछ भी नहीं है, y का घात कुछ नहीं है, और किसी अक्षर या संख्या का घात जब कुछ न दिया रहे तो उस अक्षर या संख्या का घात 1 होता है। तो यहाँ पे इसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण के साथ साथ यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। देखिएगा एक चर x है और दूसरा चर y है। जब किसी भी समीकरण में दो चर का प्रयोग किया गया हो, एक x का एक y का, एक p का एक q का, एक r का एक m का, एक s का एक t का, यानी कि कोई भी दो अक्षर अंग्रेजी के हों, A to Z में से कोई भी दो अक्षर हो और वह समीकरण के रूप में लिखा गया हो तो उसी को कहा जाता है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो आप समझ लिए कि अगर किसी भी समीकरण में दो चर का प्रयोग किया गया है तो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। आगे हम आपको सिखाएंगे कि जैसे दो चरों वाला यहाँ पे लिखा गया है रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिएगा यहाँ तक तो आप लोग क्लियर कर चुके हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जब दो समीकरण एक साथ में आए और उसमें दो चरों का प्रयोग किया गया हो तो उसे कहा जाता है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो युग्म है, एक इसका मूल समीकरण होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मूल जो समीकरण होते हैं उसे हम लोग कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण होता है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा, और दूसरा है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, यह समीकरण नंबर सेकेंड है। तो देखिएगा इस दोनों समीकरणों में दो चर का प्रयोग किया गया है, एक x और एक y का। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो लिखा गया है ये वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें x और y चर है। तो देखिए एक x और एक y, एक x और एक y, तो दोनों समीकरणों में दो चर का प्रयोग किया गया है और दो समीकरण एक साथ लिखे गए हैं, इसलिए इसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाएगा। और यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मूल समीकरण है। जितने भी समीकरण बनेंगे, जितने भी समीकरणों को हम लोग हल करेंगे, वे सभी समीकरण इसी मूल समीकरण से उत्पन्न समीकरण होंगे। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को जितनी बातें अभी अब तक हमने समझाया है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ चीज़ें रह गई हैं जो समझ में ना आ पाई हों तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इस पर ज़रूर आपको वीडियो लेकर आऊँगा, आपको क्लास करवाऊँगा। तो आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई चीज़ डाउट है तो उसको कमेंट ज़रूर किया करिए। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसके लिए भी कमेंट ज़रूर किया करिए। और आप लोगों का कमेंट आता है तो एक हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो आप लोगों को जैसा भी क्लास लगे उसके लिए कमेंट करना न भूला करें। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि
हमने जो बताया कि ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड है, और इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड में A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। और इन दो समीकरणों को हल करने के लिए, यानी कि दो रैखिक समीकरणीय युग्म को हल करने के लिए कुल 4 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा वे 4 प्रकार की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको सिखाएंगे सभी प्रकार की विधियों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिएगा ये चारों प्रकार की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो पहली विधि है उसे ग्राफी विधि कहा जाता है। जो पहला विधि है उसे ग्राफी विधि कहा जाता है, और इसे ग्राफी मेथड कहते हैं। अब दूसरा विधि जो है इसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, और इस प्रतिस्थापन विधि को अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। और तीसरा जो विधि है वह विलोपन विधि है, और विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। और जो चौथा विधि है ब्रज गुणन विधि, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि कहा जाता है। तो दो रैखिक समीकरणीय युग्म को हल करने के लिए 4 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन 4 प्रकार के विधि से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। आगे हम लोग बारी बारी से एक एक विधि के विषय में पढ़ेंगे, सीखेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो चलिए देखिएगा, आगे हम आपको सबसे पहले ग्राफी मेथड क्या होता है, ग्राफी मेथड को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसको करना सिखाएंगे। चलिए देखिएगा कि जो ग्राफी मेथड होता है, ग्राफी मेथड को जब हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हम लोग के ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं किस उस रैखिक समीकरण को, तो ग्राफ पर कुछ आकृतियाँ बनती हैं, और वो किस प्रकार की आकृति बनेंगी वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। तो देखिए, हमने बताया कि जो रैखिक समीकरणीय युग्म है, पहला समीकरण होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा होता है A2x और प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। और जब इन दोनों समीकरणों को हम लोग ग्राफ पर हल करते हैं, यानी कि एक एक समीकरण में x का मान y के पद में, y का मान x के पद में ज्ञात करके जब इसका आलेख बनाते हैं, और उस आलेख को जब ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन होता है। जैसे ये ग्राफ हो गया, तो जब हम इन दोनों समीकरणों को इस ग्राफ पर दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो दोनों समीकरण, ये देखिए, इस समीकरण द्वारा एक रेखा प्रदर्शित होगी और एक इस समीकरण द्वारा रेखा प्रदर्शित होगी। तो दोनों समीकरणों द्वारा जो अलग अलग रेखाएं प्रदर्शित होंगी, जब कोई भी 2 रेखा किसी समतल में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात प्रदर्शित किया जाता है, तो वहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि पहली रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित कर देगी। जैसे मान लीजिए कि पहले समीकरण का रेखा इस प्रकार से बनता है और दूसरे समीकरण का रेखा इस प्रकार से बना, तो देखिए दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही हैं। तो एक यानी कि पहली रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। ठीक इस प्रकार से आलेख एक तैयार होगा कि एक रेखा किसी रेखा को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। तो इसी को कहा जाएगा प्रच्छेदी रेखा। दूसरा है समांतर रेखा, और तीसरा है बिंदुगामी रेखा। तो देखिए, जो कैसे आप समझ पाएंगे कि कौन सा जो 2 समीकरण जो दिया गया है उसमें से कौन सा समीकरण प्रच्छेदित रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि वो दोनों समीकरण को जब हल किया जाएगा तो वे दोनों समीकरण प्रच्छेदित रेखा को प्रदर्शित करेंगे कि समांतर रेखा को प्रदर्शित करेंगे कि बिंदुगामी रेखा को प्रस्तुत करेंगे, ये किस प्रकार से हम लोग जान पाएंगे। तो इसको जानने के लिए आप देखिएगा कि यदि A1 अपान A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 अगर हो, अगर दोनों समीकरणों में से इसके x का गुणांक और इसके x का गुणांक नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी कि B1 अपान B2 ना हो, तो यह जो दोनों समीकरण होंगे, ये दोनों समीकरण ग्राफ पर प्रच्छेदित रेखा को प्रदर्शित करेंगे। और जब ग्राफ पर दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु का जो मान होता है, यानी कि निर्देशांक जो होता है इस बिंदु का, यानी कि इधर से x पे देख लेंगे और इधर से y पे देख लेंगे, तो यहाँ पे x और y का जो मान होगा वह एक हल होता है, यानी कि x का कुछ मान है और कुछ y का मान है। इसी प्रकार से
समांतर रेखा को हम लोग ग्राफ पर जब प्रदर्शित करेंगे तो देखिएगा कि ये ग्राफ पर समांतर रेखा को जब प्रदर्शित किया जाएगा तो देखिए जैसे ये एक ग्राफ है और ग्राफ पर पहले समीकरण द्वारा जब कोई काल्पनिक समीकरण होगा और उस समीकरण, क्योंकि ये देखिए मूल समीकरण है, इन्हीं से बना हुआ जो समीकरण होता है उसी को काल्पनिक समीकरण कहा जाता है। अगर किसी काल्पनिक समीकरण द्वारा ग्राफ पर एक रेखा इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है और दूसरे समीकरण द्वारा एक रेखा इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित नहीं करती हैं, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के किसी बिंदु पर प्रच्छेदित नहीं करेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। जितनी बार दोनों रेखाएं एक दूसरे के जितने बिंदुओं पर प्रच्छेदित करेंगे उसके उतने हल होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब किसी समतल में हम किसी रेखा को प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी और जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी उस बिंदु का कोई निर्देशांक होगा तो वहाँ से कोई एक हल मिलता है। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं। तो जब दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर रही हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जब इसका कोई हल नहीं होगा तो इसको हम लोग जांच करेंगे किस प्रकार से। इसको देख लीजिएगा कि कैसे हम जान पाएंगे कि ये दोनों रेखाएँ समांतर रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो इसके लिए होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस शर्त को पूरी करते हैं दोनों समीकरण तो दोनों समीकरण जो होंगे वे समांतर रेखा को प्रदर्शित करेंगे। अब तीसरा कंडीशन आता है बिंदुगामी रेखा या उस बिंदुगामी रेखा को संपाती रेखा भी कहा जाता है। तो देखिएगा बिंदुगामी रेखा को संपाती रेखा कहा जाता है। बिंदुगामी रेखा का मतलब होता है जैसे ये ग्राफ है और इस प्रकार से कोई एक रेखा है और इस रेखा का नाम हम रख लेते हैं L1 और कोई एक दूसरी रेखा है L2 और वह भी इसी रेखा पे जा रही हो, तो इसके प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के प्रत्येक बिंदु एक ही होंगे, इसलिए इसको बिंदुगामी रेखा कहा जाता है या इसी को संपाती रेखा कहा जाता है। संपाती रेखा मतलब जिस पथ पर पहली रेखा चल गई है उसी पथ पर दूसरी रेखा भी चले तो इसे संपाती रेखा कहा जाता है। अब इसके प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से मिलते हैं इसलिए इसके अनेकों अनंत हल होते हैं। इसमें अनेक हल पाए जाते हैं, यानी कि देखिए कि पहली रेखा का x बिंदु दूसरी रेखा का x बिंदु हर जगह पर हर एक बिंदु पर मिल रहे हैं, इसलिए किसी रेखा में बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है तो इसके हल भी असंख्य होंगे या अनंत होंगे। तो इसको जांच कैसे करेंगे हम लोग कि जो हमारे दोनों समीकरण हैं वे बिंदुगामी हैं कि नहीं हैं, इसका कैसे जांच करेंगे। तो हम दोनों रेखाओं में देखेंगे कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये दोनों समीकरण हमारे इस शर्त को संतुष्ट करते हैं तो वे दोनों समीकरण जो होंगे वे दोनों समीकरण के अनेकों अनंत हल होंगे। और अगर इसको संतुष्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा और वे दोनों रेखाएं समांतर रेखा होंगी, और अगर इस शर्त को पूरी करते हैं तो वे दोनों रेखाएं प्रच्छेदित रेखा होंगी और उसका अद्वितीय हल होगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ पर भी जितनी चीज़ों को हमने आपको समझाया है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या है तो हम हर बार आपको कहते हैं कि जो चीज़ें आपको क्लियर ना हो, जिसमें कोई समस्या हो, आप कमेंट करिए, हम आपका जो भी समस्या होगा उसका हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से हम लोग सीखें कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो कैसे होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का क्या पहचान है रैखिक समीकरण के लिए, और वे दो जो रैखिक समीकरण हैं उनको हल करने के लिए कुल 4 विधियों को हम लोगों ने जाना कि 4 प्रकार से इनको हल किया जाता है। पहला है ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो 4 विधि के द्वारा इस 2 समीकरण को हल किया जाता है। और अगर इन 2 समीकरणों को हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो 2 समीकरणों के द्वारा 2 लाइन को प्रस्तुत किया जाएगा। और किसी भी समतल में जब 2 लाइन को प्रस्तुत किया जाता है यानी कि 2 लाइन को प्रदर्शित किया जाता है
तो वहाँ पे वे दोनों लाइन को प्रदर्शित करने के 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी। दूसरा कंडीशन ये होगा कि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि वे दोनों रेखाएं एक ही पथ पे चल रही हों, जिसे हम संपाती रेखा कहते हैं। तो मुझे दोस्तों विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे हम आप लोगों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से यदि कोई दो समीकरण दिया गया है तो उसे हम लोग ग्राफ विधि से हल करते हैं और ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाएं और देखिए किस प्रकार से दो समीकरण को ग्राफ पे दिखाया जाता है और उनकी रेखाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया गया दो समीकरण है 3x + y = 11 और x - y - 1 = 0। तो यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों का आलेख तैयार करेंगे और उस प्राप्त आलेख को हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका आलेख तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि 3x + y = 11। तो देखिए y का मान निकाल लेंगे, y बराबर होगा 11 - 3x। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 11 - 3x के लिए आलेख। अब इस प्रकार से आलेख को बना लेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x और y। तो यहाँ होगा a, यहाँ होगा b, c और d। तो अधिकतम इसमें हम लोग बहुत मतलब कितना अधिकतम इसका कोई गणना नहीं है, कितना आप लिख सकते हैं a b c d e f g h, चाहे जितनी इच्छा करें आप उतना ज्ञात कर लीजिए। लेकिन कम से कम इसमें a b c यानी कि 3 होना ज़रूरी है, यानी कि 3 तक हमको 3 मान इसके निकालना ज़रूरी होता है। और इसके बाद इसके अधिकतम और कितने मान निकाल सकते हैं इसका कोई गणना नहीं है। तो आपको जितनी ज़रूरत समझ में आए उतने आप संख्याओं को यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मान को ज़रूर आपको निकालना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग x का मान रखेंगे तो y के पद में निकलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है y बराबर 11 - 3x, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे। जैसे x बराबर अगर हम लोग रख लें 0, अगर x का मान 0 रखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे इस x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 11 - 3 गुणे 0। तो y बराबर होगा 11 - 3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0, अर्थात y का जो मान होगा वह 11 होगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान 11 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से x का मान यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा और 11 में से 3 को घटा लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो देखिएगा जब x का मान 3 रखेंगे तो y का जो मान है वह 8 प्राप्त होगा। देखिए समझिएगा फिर से, देखिए x का मान यहाँ पे आपको 1 रखना है, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा और 11 में से 3 को घटा देंगे तो 8 होगा। यानी कि जब आप x का मान 1 रखते हैं, x का मान जब आप 1 रखते हैं 1, तो आपको y का मान 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से x का मान 5 रख देते हैं। तो जब x का मान 5 रखेंगे तो देखिए y बराबर है 11 - 3 और x का मान रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 11 - 5 × 15, तो घटा देंगे तो आ जाएगा -4। तो x का मान -4 होगा। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो इसके आगे मान निकाल लीजिए और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो यहाँ तक ही लगा करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी के आगे आपको ग्राफ पे बना के दिखाते हैं कि किस प्रकार की है आकृति ग्राफ पर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग
आप ग्राफ कॉपी खरीदिएगा और उस ग्राफ कॉपी पे इसको जब प्रदर्शित करेंगे तो ये एकदम जो भी लाइन इस पे बनेगी एकदम सीधी बनेगी और स्पष्ट बनेगी। तो देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, इसे कहा जाता है यक्स अक्ष और ये यक्स डैश होता है। ये जो लाइन है इसे हम लोग यक्स अक्ष कहते हैं और ये जो होता है ये वाई अक्ष होता है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो देखिएगा यहाँ पे होता है 0 और इधर जो दाहिनी तरफ लिखा जाएगा पॉजिटिव संख्या होगी, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे और आगे तक बढ़ा लेंगे तो 9 10 11 12। अब आप इस प्रकार से इस पे भी लाइन को ले लेंगे। तो अगर y पे नीचे की तरफ चलेंगे तो निगेटिव होगा और यहाँ पर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से y अक्ष पे हम लोग चलेंगे तो ये ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 और 6 7 और इसको और आगे तक बढ़ा देंगे 8 9 इस प्रकार से। और जब यक्स डैश की तरफ चलेंगे तो इधर भी माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4 -5। अब आप यहाँ से देखिएगा कि यक्स का मान 0 है और वाई का मान 11 है। तो यक्स का मान 0 और वाई का मान 11। देखिए इसको और ऊपर तक ले जाना होगा तो ये हो जाएगा 10 और ये 11। तो अब यहाँ पे देखिए यक्स का जो मान है वो 0 है और वाई पे 11 है, अर्थात एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा, यानी कि इस पे एक बिंदु आपको मिल जाएगा। दूसरा है यक्स पे 1 और वाई पे 8, तो यक्स पे 1 और वाई पर 8 है। तो एक बिंदु आपको देखिए इधर से 1 के सीध में और इधर 8 के सीध में, तो एक बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा, एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा है यक्स पे 5 और वाई पे -4, तो यक्स पे 5 और वाई पे -4, तो इसके सीध में आएंगे और एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। अब हम लोग स्केल लगाएंगे और इस प्रकार से इस बिंदुओं को मिला देंगे। तो देखिएगा जब आप इसे ग्राफ पर बनाओगे तो एकदम स्पष्ट तीनों बिंदु एक दूसरे के सीध में ही होंगी और जो इससे लाइन बनेगी वो एकदम सीधी रेखा बनेगी। तो ये रहा पहले समीकरण का, आपको जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है इस समीकरण का ग्राफ चित्र, और ये इस समीकरण का आलेख रहा और इसी को इस पे प्रदर्शित किया गया, तो ये इसका ग्राफ चित्र बना। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण का भी हम लोग पहले आलेख तैयार करेंगे और फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण था x - y - 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकाल लेंगे x बराबर 1 + y। देखिए इसको पश्चांतर करके इस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, -y की इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जो बना यह है x बराबर 1 + y बना। अब x + y का हम लोग x बराबर 1 + y का हम लोग आलेख तैयार कर लेंगे और उस आलेख को इसी प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखिए एक यहाँ पे हम आलेख तैयार करके दिखाते हैं कि इसे मिटा देते हैं। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अब अगर हम लोग y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 2 प्राप्त होगा। यहाँ पे ऐसे छोटा सा बना लेते हैं। इसमें x और इसमें y, तो y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 तो x का मान 2 होगा, और y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 3 होगा, और y का मान -4 रखते हैं, y का मान -4 रखेंगे तो x का मान
-3 होगा। अब इसी को हम लोग ग्राफ पर दिखा देंगे। तो देखिएगा x का मान 2 और y का मान 1, तो x का मान 2 है और y का मान 1 है, y का मान 1 है, तो x पे 2 और y पर 1, इसकी सीध में यहाँ पाएंगे एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा। और फिर है x का मान 3, y का मान 2, तो x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 है और y का मान 2 है। x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 और y का मान 2, तो एक बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। फिर है x का मान -3 और y का मान -4, तो x का मान -3, तो x का मान -3 और y का मान -4, तो y का मान -4, तो देखेंगे तो एक आपको इसके सीध में और इसके सीध में आप चलेंगे तो एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल द्वारा आप इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बनेगी और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं। तो ये जो हमारा समीकरण है, अगर एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती है तो इसका कोई एक हल होता है, यानी x और y का कोई मान होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके सीध में और इसके सीध में इस प्रकार से मिला लेंगे तो यहाँ पे लगभग 3.5 यानी कि 3.5 और यहाँ पे 2.5 के लगभग में, या आप इसको ग्राफ पर जब एकदम स्पष्ट प्रस्तुत करेंगे तो एकदम क्लियर पता चलेगा कि ये दोनों प्रच्छेदित बिंदु हैं, ये किस यानी x का मान और y का मान क्या है। और ग्राफ पर प्रदर्शित करने के बाद ही एकदम स्पष्ट और क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे केवल आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसे ग्राफ पर दिखाया जाता है। यहाँ पे हमने आपको समझाने का काम किया है। आप लोग ग्राफ कॉपी खरीदिएगा और ग्राफ कॉपी खरीदने के बाद उसका प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब मुलाकात होती है नेक्स्ट आपके लेक्चर में। धन्यवाद।